नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर। जी हां, 3 देशों की यात्रा में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण में ब्राजील के बाद में अब वो गयाना पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे वो अगले 1 घंटे में हम जानेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान इस वक्त चल रहा है, वहां से किस तरीके की तस्वीरें आ रही है उन तस्वीरों का भी करेंगे जिक्र, साथ ही अपने संवाददाताओं से भी करेंगे बात। लेकिन इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी करेंगे रुख। लेकिन सबसे पहले नया सवेरा में शुरुआत इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। ब्राजील के दौरे के बाद प्रधानमंत्री का गयाना दौरा, गयाना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे मुलाकात, दूसरे इंडिया कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर, 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी जारी मतदान। पूर्व आईपीएस अधिकारी का दावा, सुप्रिया सुले और नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल, बीजेपी ने पूछे 5 सवाल, सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। आज से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत की सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत का मनाया जाएगा जश्न। और खेल की खबरों में महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल आज, भारत का सामना चीन से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गयाना पहुंच चुके हैं और गयाना में कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ प्रधानमंत्री वार्ता करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र के साथ साथ भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाना का ये दौरा अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है, जिससे कहीं ना कहीं भारत और गयाना के जो आपसी रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अब गयाना में रह रहे भारतवंशियों के लिए ये यात्रा कई मायनों में खास साबित होने वाली है। डीडी न्यूज के संवाददाता ने बात की है गयाना में कार्यरत भारतवंशी वित्त विशेषज्ञ से, और क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाना दौरे से दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों में को किस तरीके से और मजबूती मिलेगी, किन क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, क्या दोनों के देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, जो गायसिको लिमिटेड जो है यहाँ की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ साथ जो है डेमरारा बैंक के ये सीईओ भी रह चुके हैं और फिलहाल जो है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, यहाँ पर गयाना में है। हम लोग इस वक्त जॉर्ज टाउन में। सर, दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं आप, दोनों देशों के रिश्तों को अगर देखा जाए, गयाना और भारत के रिश्ते को? 2000 में मोदी जी यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए थे तब मैंने एक सवाल पूछा, साहब ये कंट्री कैसा है? तो उसने बोला आपके पास रिसोर्सेज क्या है? मैंने बोला यहाँ का गोल्ड है, डायमंड है, लंबर है, फिर राइस है, शुगर है, ऑल दिस इज। इसे नहीं आप भूल रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, वाटर है, एयर है और लैंड है। आप इसको काउंट नहीं करते हैं। आप यदि ये कंट्री अपना प्लानिंग इस रिसोर्सेज पे करे तो ये कंट्री कैन डेवलप लाइक एनीथिंग। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के इस विजिट को, तो इंडिया के लिए क्या आप कह सकते हैं, क्या टेक अवे रहेगा इंडिया के लिए, और गयाना के लिए क्या टेक अवे? गयाना में गायसुको दैट मीन शुगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वो इट इज इन ए वेरी चैलेंजिंग पोजीशन, फाइनेंशियली, मैनेजरियली, ऑपरेशनली वो बहुत खराब परिस्थिति में है। गयाना कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन and then it can revive its sugar production here and गायसुको operations here. दूसरी एक एरिया है जो फाइनेंस वाला है। हमको मालूम है कि हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। आज इंडिया में ये चीज़ है कि आप बटन दबा के मिलियंस ऑफ लोगों को आप अपना पैसा पहुंचा, दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नीड। डिजिटल पेमेंट पिछले 5 वर्षों में 40% का इजाफा हुआ है जीडीपी में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर चाहे इनके बुनियादी ढांचों को विकसित करना हो या फिर कृषि के क्षेत्र में जो विकास को लेकर के हो, उसमें भारत का सहयोग एक काफी गयाना के लिए काफी मायने रखेगा। और साथ साथ जिस तरीके से एक बड़ा ऑयल हब के रूप में गयाना को देखा जा रहा है, उसमें भारत जो है निवेश कर सकता है, जो कि भारत के लिए भी, भारत की इकोनॉमी को, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जॉर्ज टाउन। और वहीं गयाना में रह रहे भारतवंशियों के लिए यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जिनके चलते वो देश से दूर होते हुए भी उससे करीबी महसूस करते हैं। ऐसा ही है गयाना का विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। प्रधानमंत्री की गयाना यात्रा के चलते यहाँ पर रह रहे भारतवंशी खासे उत्साहित हैं, और इसी सिलसिले में डीडी न्यूज के संवाददाता ने बात की है केंद्र के निदेशक रुद्रज्योत भगवती से। क्या कुछ कहना है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गयाना यात्रा को लेकर, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से गयाना और भारत दोनों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रजयंत भगवती जी, जो डायरेक्टर हैं विवेकानंद कल्चरल सेंटर जॉर्ज टाउन के गयाना के। हम उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं आप गयाना के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए? नमस्ते। जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का सबसे पहला कल्चरल सेंटर है वर्ल्ड के अंदर में। अच्छा, ये सबसे पुराना? जी, सबसे पुरानी है ये, और ये 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो कल्चरल सेंटर है ये हाई कमीशन ऑफ इंडिया की एक पार्ट है, कल्चरल विंग्स कहते हैं हम लोग इसको। और इसी के तहत यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा एक्टिविटी चलते हैं। भारत से जो रिनाउंड गुरु है उनको भेजते हैं वहाँ, यहाँ पर ICCR के द्वारा। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है सर? हमारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, हम इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं। योगा हमारा वन ऑफ द मेजर पार्ट है यहाँ की। यहाँ मनाए जाने वाले जो बड़े फेस्टिवल है सर, वो बताइए। हाँ जी, फगवा और दीपावली, यहाँ दिवाली बोलते हैं, हमारा वहाँ पर भी दिवाली बोलते हैं अलग अलग जगह में।
और इतना धूमधाम से मनाते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा भारत से हम कल्चरल इंडिया ICCR को हम जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो वहाँ से भेजते हैं ग्रुप को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। अभी जैसे लास्ट फगवा में वहाँ से एक भोजपुरी ग्रुप आए हुए थे और लोग बड़ी एंजॉय करते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस दिन इनका मेन पूजा होएगा विवाह की, या दिवाली की पूजा होएगा, दिवाली सेलिब्रेशन होएगा या फगवा सेलिब्रेशन होएगा, उस दिन इन लोग बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते हैं। ये पूरा सात्विक भोजन करते हैं। इंडियन ट्रेडिशन है उसका। बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं। सर, मोदी जी जब यहाँ आ रहे हैं, 50 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? दोनों देशों के कल्चरल वैल्यूज में कितना और मतलब कितना स्ट्रांग होगा? बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ा लोगों का विजिट होता है तो सभी साइड में एक ब्रिज बन जाते हैं। और को दिखा रहे हैं गयाना के जॉर्ज टाउन से ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्राज़ील की यात्रा पूरी करके गयाना पहुंचे हैं और वहां पर गयाना के राष्ट्रपति के साथ वो मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय मुलाकात ये रहेगी और ये मुलाकात अपने आप में कई खास मायने हैं इस मुलाकात के, जिससे आगे आने वाले समय में भारत और गयाना के जो आपसी रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो मजबूत होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत वहां पर भारतवंशियों के द्वारा किया गया। वो उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें सामने आई हैं। तो आगे आने वाले समय में गयाना और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इस सम्मेलन में 14 कैरिबियन देशों के नेता शामिल होंगे, जिससे कहीं ना कहीं, और ये देखिए तस्वीरें गयाना के राष्ट्रपति के साथ किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, गले मिलकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जब पीएम वहां पर पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 56 साल बाद ऐसा ये मौका है जब भारत का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी वहां पर गई थी और उसके बाद में अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। हालांकि अगर हम देखें तो गयाना और भारत के जो रिश्ते हैं अपने आप में काफ़ी खास रहे हैं अभी तक के इतिहास के मुताबिक अगर हम देखें, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो आगे आने वाले समय में ये रिश्ते और ख़ास और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं भारत के जो आपसी रिश्ते हैं वो हमें हमेशा मजबूत होते हुए ही नज़र आए हैं। लेकिन ख़ास जो नज़र रहेगी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, गयाना के दौरे को लेकर, उसमें रहेगा दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। उसमें क्या कुछ मुद्दे उठते हैं, क्या कुछ बिंदु प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जब गयाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी तो उस दौरान कौन कौन से अहम बिंदुओं पर वार्ता होगी, उस पर हम सभी की नज़र लगातार बनी हुई है। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 14 कैरिबियन देश, इस देश के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गयाना जॉर्ज टाउन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं और दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी, कई सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा उस दौरान होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया है, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गयाना के जॉर्ज टाउन पहुंचे तो वहां पर जोरदार स्वागत उनका किया गया, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ और स्वागत की जो खास तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। साथ ही भारत का जो राष्ट्रगान है वो भी हमने देखा और इसके साथ ही अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे कार्यक्रमों में वहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिन खास कार्यक्रमों पर हम सभी की नजर रहेगी वो होगी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर किया गया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गयाना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा में अब तीसरे चरण पर आज पहुंच चुके हैं और तीसरे चरण में वो गयाना की यात्रा कर रहे हैं। गयाना पहुंचने के बाद में गर्मजोशी के साथ तो ये तस्वीरें गयाना के जॉर्ज टाउन से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गयाना यात्रा के लिए अब वहां पर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा की अगर हम बात करें तो ये यात्रा अपने आप में कई खास मायने हैं इस यात्रा के और जो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं भारत और गयाना के वो भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं तो वो वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गयाना यात्रा अपने आप में कई खास
मायने हैं। रिश्ते और आगे आने वाले समय में मजबूत होते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे इस यात्रा की भी और साथ ही बात होगी नया स्वर में अन्य तमाम खबरों की भी, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सुबह 7 बजे से ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और ये हमारे पीछे आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो नेता हैं वो भी अपने अपने जगह पर पहुंच करके, अपने मतदान बूथ पर पहुंच करके मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाता 4136 उम्मीदवारों के भविष्य का आज तय करेंगे और उनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कुल 1,427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शामिल है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल है। महायुति गठबंधन में सीटों की बंटवारे की अगर हम बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं शिवसेना 81 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। शिवसेना यूबीटी ने 95 उम्मीदवार और एनसीपी एसपी ने 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो अगर आप भी महाराष्ट्र या झारखंड में रहते हैं तो आप भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और आज का जो ये मौका है ये अगले 5 साल आपके भविष्य कहीं ना कहीं तय करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया।
जिसमें उन्होंने लिखा कि आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो पूरे उत्साह के साथ इसका हिस्सा बने और लोकतंत्र के उत्सव की रौनक बढ़ाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस अवसर पर सभी युवा और महिला मतदाताओं से अपील है कि वो बढ़ चढ़कर वोट डालें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गयाना में है, लेकिन वहां से भी उन्होंने महाराष्ट्र में जो आज मतदान हो रहा है उसको लेकर महाराष्ट्र वासियों से ये अपील की है कि आप भी अपने घर से बाहर निकले और मतदान आज जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही ये अपील भी महाराष्ट्र की जनता से की है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। और ये देखिए जो उनकी उंगली पर स्याही लगी है, जो कहीं ना कहीं मतदान के प्रतीक है कि मतदान किया जा चुका है, वो उन्होंने स्याही दिखाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे और मतदान करते हुए नजर आए। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। और इसी के साथ में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी वोट डाला है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है और लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप भी महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर करें। एक्सपेक्टेशन यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज़्यादा हो, और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। सो आवर congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. वहीं महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने मुंबई के सचिवालय जिमखाना में बनाए गए मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। तो महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने भी मतदान किया और ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी महाराष्ट्र वासियों से अपील की है कि आप भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, पहले मतदान फिर जलपान। तो वहीं फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने भी अपना वोट डालने के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। तो कोई नेता हो या अभिनेता, हर कोई अपना वोट कास्ट करता हुआ आज नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। और इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने भी आज मतदान किया, वहां की उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त हमारे सहयोगी उर्मिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उर्मिलेश, आज सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो तमाम नेता और अभिनेता हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने अपना वोट कर लिया है और साथ ही महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी अपने घरों से बाहर निकले और आज मतदान जरूर करें। किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कृतिका, यहाँ पर जो है आज जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, यहाँ पर उस पर्व में तमाम लोग जो है हिस्सा लेने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ मतदान केंद्र पे आ रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मतदान बूथ एक बनाया गया है, ये पिंक मतदान बूथ है और इस पर जो है सुबह 7 बजे जैसे ही
मतदान जो है शुरू हो गया है, उसी समय से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कीर्ति का बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने भी यहाँ पर खासा तैयारियाँ की हैं। मतदाताओं के लिए यहाँ पर जो है रेड कारपेट बिछाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस पांडाल लगाया गया है ताकि गर्मी हो तो यहाँ पर लोग बैठ सके। वृद्धजनों के लिए यहाँ पे चेयर्स हैं और उसके अलावा जो है बात की जाए तो व्हील चेयर यहाँ पर जो है दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए व्हील चेयर भी रखी गई है, पीने का पानी है। और ये पिंक बूथ जो है यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है महाराष्ट्र की जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी और पिछली बार का जो मतदान का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ेगी। कृतिका जी उर्मिलेश, अगर हम बात करें चुनावी मुद्दों की तो वहां पर जो जनता पहुंच रही है अपना वोट कास्ट करने के लिए, आपने उनसे भी बात की होगी। ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो उनके इस वक्त दिमाग में घूम रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार जनता वोट कास्ट कर रही है वहां पे? जी कृतिका, बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र में पहले तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और विकास के मुद्दे को लेकर के लोग जो है यहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग करने आ रहे हैं। और हमने यहाँ पर जो है जो मतदान करने के लिए जो लोग आए हैं, जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है, उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि हम लोग जो है अपने विकास का, जो यहाँ का विकास का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि उस वहाँ पर विकास हो, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो। और क्योंकि जैसे देखिए मुंबई जैसे महानगर में कई सारी दिक्कतें ज़रूर हैं, कि तब चाहे परिवहन की दिक्कतें हों, क्योंकि आवागमन को जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम की बहुत एक बड़ी समस्या रहती है। तो निश्चित तौर से कई लोगों ने ये सवाल उठाया, तो वहीं स्थानीय लोगों के अपने अपने सवाल थे। उन सवालों को, उन मुद्दों को लेकर के भी वो यहाँ पर जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए कृतिका, की ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजनीति समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज जब तमाम, क्योंकि कई दिग्गजों की साख आज दांव पे लगी है, चाहे वो शिंदे हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, बारामती का हो या फिर जो है बरली का हो, बांद्रा का हो या फिर जो है औरंगाबाद से हो, इस तरीके से कह सकते हैं कि कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट हैं जहां पर कई दिग्गजों की साख जो है दांव पे लगी है। और आज शाम को ये जो है अपनी इनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद होगी और 23 नवंबर को आपको, हमको और हमारे दर्शकों को पता चल पाएगा कि आखिर महाराष्ट्र पर जनता जनार्दन किसको अपना आशीर्वाद दिया है। जी साथ ही उर्मिलेश, जिस तरीके से हम देखें तो हर बार ये कोशिश की जाती है कि पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। महाराष्ट्र में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश इस वक्त वहाँ पर की गई है? क्या लोगों से अपील की गई है प्रशासन की तरफ से भी? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की हैं, उस तैयारियों को लेकर के निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमारी कोशिश है कि पिछली बार जो विधानसभा में वोट पड़ा था उस वोट का रिकॉर्ड इस बार टूटे। निश्चित तौर से स्वीप प्रोग्राम चलाया गया सोशल मीडिया के जरिए और उसके अलावा भी है जो है तमाम लोगों के जन जागरूकता प्रोग्राम के जो है निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे किया है, जिससे कि लोगों से आग्रह किया है कि आप जो है पहले मतदान करें और फिर जलपान करें, अधिक से अधिक संख्या पर यहाँ बूथ पर पहुँचें। और निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियाँ जो है बूथ पे जो है खासा तैयारियाँ की हैं, तब चाहे वो पीने का पानी हो जैसे मैंने बताया था। और मतदान करने के लिए जो आ रखा है उन मतदाताओं के लिए जो है रेड कारपेट बिछाया गया है, जिससे कि इस लोकतंत्र के जो है महापर्व में वो हिस्सा लें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां है वो खासा तैयारियां हैं। अब बारी जनता जनार्दन की है कि वो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या फिर जो है इस बार भी जो है पिछली बार से कम वोट होगा। जी वाकई इस पर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कितना होता है ये हर घंटे हमें थोड़ी देर बाद अभी पता लगना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें एक अच्छे और काफ़ी बेहतर ढंग से सजाया गया है। जैसा कि हम आपके पीछे, जैसे आपने बताया भी कि पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है, क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या किसी प्रकार की एक फ़ोटो खींचने की जगह, जिसे हम सेल्फी पॉइंट कहते हैं, क्या ऐसी जगह भी वहाँ पर बनाई गई? क्योंकि सेल्फी पॉइंट जो है कहीं ना कहीं बहुत लोगों के बीच में इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मतदान करते हैं और सेल्फी पॉइंट पर अपनी फ़ोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जी निश्चित तौर से देखिए कृतिका, की जिस तरीके से हमने कहा कि यहाँ पर एक मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाया गया है, इसके पीछे जो ये रंगोली आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है यहाँ पे जो
रंगोली एक बनाई गई है। इस रंगोली को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि ये पिंक बूथ है, तो तमाम जो यहाँ पर जो है ये जो बूथ है ये महिलाओं के हवाले है और तमाम महिलाएं बिल्कुल एकदम अपनी जो पारंपरिक पोशाक है उस पोशाक में यहाँ पर जो है तमाम जो मतदान कर्मी हैं जो मतदान करवाएंगे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर से यहाँ पर जो है एक जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और उस सेल्फी पॉइंट में तमाम जो मतदाता हैं उनमें एक उत्साह रहता है अपनी जो है सेल्फी खिंचवाने का और सोशल मीडिया पे अपलोड कराने का। निश्चित तौर से ये एक यहाँ पर जो है तमाम मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। देखिए कृतिका, एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव ये जो बूथ है पोलिंग बूथ है, ये पोलिंग बूथ जो है यहाँ पर कुछ देर बाद एकनाथ शिंदे जो यहाँ के सीएम हैं वो यहाँ पे मतदान करने के लिए आएंगे। तो एक सबसे बड़ा सवाल इस बार जो है महाराष्ट्र में है या तमाम लोगों के बीच में है कि क्योंकि वो एक लंबे समय से यहाँ पर जो है इस सीट पर उनका कब्जा रहा है, तो यहाँ पर हार और जीत के जो है अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ पर तमाम लोगों के बीच में और राजनीतिक पंडितों के माने तो उनके बीच में ये चर्चा है कि क्या पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन इस बार जो है एकनाथ शिंदे ला पाएंगे या मार्जिन रहेगा। तो ये जीत और हार का नहीं बल्कि मार्जिन का यहाँ पर जो है बात की जा रही है कृतिका जी। यानी कि अगर मार्जिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मुकाबला जो है काफ़ी कड़ा हमें देखने को इस बार मिलेगा। साथ ही अगर हम देखें तो जिस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद है वहाँ पर जो वोटर्स पहुँच रहे हैं उनमें किस तरीके का उत्साह अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी 9 भी नहीं बजे हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका अच्छे से निभाते हैं, पहले वोट करते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं। तो ऐसे में कितना उत्साह आपके वहाँ पर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, जैसे कि सब लोग जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि जो महानगर है वो महानगर एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है सुबह से ही लाइन में आए, क्योंकि उनका जो कहना था, उनसे जब हमने बात की है तो उनका कहना था कि हम सुबह सुबह ही इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि फिर पूरे दिन भर जो है हम लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो इसलिए जो अपना मताधिकार का प्रयोग है वो चाहते हैं कि सुबह सुबह जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और यही देखने को भी मिला कि सुबह 7 बजे से, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए लाइन में खड़े हैं। तो निश्चित तौर से लोगों में खासा उत्साह है। दूसरी बात की जाए कृतिका, तो यहाँ पर जो है 1 लाख से अधिक जो है यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे में जो है तमाम जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों की आज ईवीएम में जो है किस्मत कैद हो जाएगी शाम को जब ये बंद होगा। और अगर पूरे जो है महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महायुक्ति है वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है और कई निर्दलीय भी जो है चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार जो है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति समझना थोड़ा टफ होता है हर किसी के लिए, तो इस बार क्या कुछ होगा, महाराष्ट्र की जनता क्या जनादेश देगी, इसका जो है देखना जो है काफ़ी दिलचस्प होगा कृतिका। जी, और इसी के साथ में चलिए आपके पास वापस आएंगे। और उमेश, इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई से श्यामा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, आप इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहाँ किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है और जो वोटर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें कितना उत्साह, एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी देखिए कृतिका, हम हैं यहाँ पर मुंबई के बांद्रा पोलिंग बूथ में और ये जो बूथ है वो जाना जाता है अपने सेलिब्रिटीज़ वोटर्स के लिए। और साथ ही यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं और काफ़ी तादाद है जो सुबह सुबह आके यहाँ पर अपना जो वोटिंग राइट्स है वो एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर विजुअल्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसे सजाया भी गया है और इस पर्टिकुलर बूथ को यूथ मैनेज्ड पोलिंग बूथ भी कंसिडर किया गया है। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, जहां पर एक बूथ जो होता है वो टोटली मैनेज बाय विमेन होता है, मैनेज बाय यूथ होता है। और इसी के तहत में ये एक है जो मैनेज बाय यूथ है, जहां पर बीएमसी, स्कूल्स, फायर ब्रिगेड, ये सब जो गवर्नमेंट सेक्शन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनके यूथ जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर इसे मैनेज कर रहे हैं। जैसा हमने बताया आपको कि ये सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो अभी तक फिलहाल हमने कोई सेलिब्रिटी को नहीं देखा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें मुंबई की तो वहीं पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर या राजकुमार राव, इनकी बात कर लें तो उनका वोटिंग का समय था सुबह 8 बजे का और सचिन तेंदुलकर यहीं पास के बांद्रा
पोलिंग बूथ में अपना वोट कास्ट करेंगे और वहीं राजकुमार राव जो है वो वर्सोवा का इलाका है वहां कास्ट करेंगे। हमने कई सारे सीनियर सिटीजन से भी बात की और कई सारे तो ऐसे थे जो व्हीलचेयर पर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये एक तरीके से डिस्करेजमेंट नहीं है कि सुबह सुबह आके वो अपना वोट एक्सरसाइज करें। और साथ ही उनकी यही अपील रहती है हर जन को कि सुबह में वोट कर लीजिए, फिर जहां आपको जाना है वहां चले जाइए, पर प्लीज इस दिन को छुट्टी कंसिडर मत कीजिए। और कई सारों ने तो ये भी एक तरीके से उम्मीद जताई कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि 90% तक भी वोटिंग मुंबई में, महाराष्ट्र में देखा जाएगा। तो हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हर एक वोटर, हर एक सिटीजन जो है वो जागरूक होगा और वोटर की जो संख्या है, परसेंटेज है, वो उस आंकड़े तक पहुंचेगी। तो बिल्कुल, चाहे राजनेता हो, नेता हो या फिर अभिनेता हो, हर कोई अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करता हुआ नजर आ रहा है। श्यामा, जैसा आपने बताया कि राजकुमार राव हो, अक्षय कुमार हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, इनकी तरफ से मतदान किया जा चुका है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल श्यामा, आपका और उर्मिलेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात रही महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र में किस तरीके से आज मतदान किया जा रहा है, कितना उत्साह है। लेकिन साथ ही बात कर लेते हैं झारखंड की भी, जहां पर आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। राज्य में दूसरे चरण में 11 जिलों की 38 सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, जहां झारखंड में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही झारखंड में 28 सीटों पर एनडीए और एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जो बाकी 10 बची हुई सीटें हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इन 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की, जहां पर लाइन लगाकर वोटर्स पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि उत्साह काफी ज्यादा झारखंड में भी नजर आ रहा है। तो ये झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का ये मतदान है। बात करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करते हैं इस वक्त झारखंड का, जहां पर हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए ताजा अपडेट के साथ में कि झारखंड में आज 38 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। किस तरीके का नजारा है अजीत, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना उत्साह है आज वोटर्स में? बिल्कुल कृतिका, उत्साह हम सुबह से ही देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं इस समय गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा के कुडई बांक पोलिंग बूथ में हूँ, और जो कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का गृह गांव है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर कि सुबह से ही ये कतारें देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में। और मैं कहता हूँ कि ये कतारें जो है ये सीख देती है शहरी मतदाताओं को किस तरीके से अपने मत का उपयोग करना चाहिए, जो कि हमने अक्सर देखा है कि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं होता है, और पहले फेज में भी यही हुआ झारखंड में। तो आप देखिए कतारें, देखिए ये 2 कतारें हैं, आपको ये पुरुष की कतारें अलग है, महिलाओं की कतारें देखिए आप, महिलाओं की कतार जो है पुरुष की कतार से ज़्यादा बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कितना उत्साह लोगों में है। और ग्रामीण क्षेत्रों में
जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। ये बहुत ही रिमोट इलाका है, ये हम करीब 100 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें यहाँ पर कि ये लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कई ऐसे मतदाता हमको मिले जो कि 80 साल 90 साल की महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थी, वो अपना वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे ही यहाँ पहुँच गई थी। कई ऐसे मतदाता मिले जो कि चलने में भी समर्थ नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी वो सहारा लेकर, लाठी का सहारा लेकर, अपने परिजनों का सहारा लेकर यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। तो आप ये लोकतंत्र की ये एक खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से झारखंड के, कि जहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता जो है सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले हुए हैं और ये मतदान करने निकले हुए तो उन तमाम मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं जो मुद्दे इस बार चुनाव में रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि 38 सीटों का ये मतदान हो रहा है, जिसमें कि हाई प्रोफाइल सीटें काफी शामिल है। इसमें बात करें तो मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो लड़ रहे हैं, इसमें बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो मैदान में है। साथ ही जयराम महतो की बात की जाए जो कि यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो लड़ रहे हैं। 2 जगह से वो लड़ रहे हैं, डुमरी से और बेरवा से। तो 10 सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत हाई प्रोफाइल, कल्पना सोरेन जो है वो गांडेर से लड़ रही हैं, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल ये सत्र, ये इस बार का जो ये वोटिंग का फेज है, ये सेकंड फेज जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल है और बड़ी संख्या में बड़े नाम जो हैं वो लड़ रहे हैं। विधानसभा जो है झारखंड की, उसके अध्यक्ष वो मैदान में है। तो एक हाई प्रोफाइल हम कह सकते हैं, बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीटें आज हैं और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी अजीत। लेकिन साथ ही दिवाकर भी हमारे सहयोगी, ठीक है, हमारा नेटवर्क भी जो है बड़ी मुश्किल से अजीत आपके पास वापस आऊंगी, मेरे पास समय भी आज थोड़ा सा कम है, आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन साथ ही इस वक्त दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं, झारखंड के रांची में मौजूद है। दिवाकर, आपके पीछे जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हैं और ये कतारें जो हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां का मतदाता जो है वो कितना जागरूक है मतदान को लेकर। तस्वीरें एक बार दिखाइए। देखिए, निश्चित तौर पर विकास, जरा आप तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके की ये तस्वीर है। और ये तस्वीर सुबह झारखंड में जो राजधानी रांची से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि इस बार जो सेकेंड चरण का जो चुनाव हो रहा है वो झारखंड में 38 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। और 38 में से जो संथाल की 18 सीटें हैं, कोयलांचल की 16 सीटें हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर की जो सीटें हैं उसमें 4 सीट, उसमें से रांची की भी 2 सीट है। और ये तस्वीरी राजधानी रांची से सटे हुए ग्रामीण इलाके की है। चूंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि राजधानी रांची में पहले चरण में भी जो शहरी इलाके थे वहाँ 50% ही मात्र मतदान हुआ था। ऐसे में जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं जो राजधानी रांची से सटे हुए हैं, उन्होंने एक तरीके से सुबह से ही नज़ीर पेश किया है कि ये जो शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो जोश है उसकी बानगी आपको लगातार आज सुबह से यहाँ देखने को मिल रही है। और ये लंबी लाइन जो है ये सड़कों तक पहुंच गई है। और ये सिर्फ जोश जो हम नहीं कह सकते कि पुरुषों में, ये देखिए महिलाओं की जो लंबी लंबी जो कतार लगी हुई है। हमारे कैमरा पर्सन से हम चाहेंगे कि आपको वो पूरी तस्वीर आपको दिखाए कि किस तरीके से जो ये महिलाओं की भी कतार है वो लगातार इन जगहों पर देखने को मिल रही है। तो ये लगातार जो जोश और उत्साह और उमंग है, ये झारखंड के तमाम जो ग्रामीण इलाके, मैं अभी सुबह से कई बूथों पर घूम कर आया हूँ, उसमें से 5-7 बूथों पर मुझे तो इससे भी ज़्यादा लंबी लंबी कतारें दिखी थी। और ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस तरीके से लगातार लोग अपनी बारी का और संयमित तरीके से इंतजार कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी अपनी निभाने को लेकर। और ये तस्वीरें ये बता रही है कि लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरीके से पहले चरण में, तो बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने साझा की। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिवाकर और अजीत, आप दोनों का शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन आज समय थोड़ा सा कम है तो आपके पास वापस रुक करेंगे नया सवेरा के बाद में। लेकिन इसी के साथ नया सवेरा में फिलहाल अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी भावना का। भावना, सुप्रभात। आज के अखबारों में क्या कुछ है खास? सुप्रभात कृतिका। और जिन अखबारों में जिन प्रमुख खबरों को आज जगह दी गई है वो है महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रसारित करें। इसके अलावा AQI को भी जगह दी गई है। लेकिन जिन अन्य खबरों को आज मुख्य तौर पर अखबारों में प्रकाशित किया गया है वो है नक्सल आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा जो है वो 70% जो है वो कम हुई है पिछले 10 सालों में। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और ये उन्होंने कहा है 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में। और उन्होंने कहा है कि आगे भी जो भारत सरकार है वो लगातार प्रयासरत है और आपराधिक न्याय प्रणाली
प्रणाली को सबसे आधुनिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे तेज बनाने का ये समय आ चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं जो है शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शुरू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र और उससे पहले 24 नवंबर को बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक और इस बैठक में पता चलेगा कि क्या वक्फ संशोधन बिल इस समय पास होगा कि नहीं होगा। और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी जो है वो इस समय सरकार पेश कर सकती है और विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों से भी चर्चा करेगी। तो शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये खबर भी प्रकाशित की गई है तमाम अखबारों में। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो है कि दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माताओं में शामिल होगा भारत। ये बड़ी खबर है। 2030 का लक्ष्य रखा गया है और केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है। तो ये भी एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और कृतिका, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी खबर है जहां AQI लेवल की हम बात कर रहे हैं। मुफ्त की जो हवा है वो तो प्रदूषित मिल रही है, लेकिन अब सांसों को खरीदना पड़ रहा है और इस सांसों को खरीदने के लिए एयर प्यूरीफायर की डिमांड बढ़ गई है और बाजार में एयर प्यूरीफायर की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि स्टॉक खत्म हो गया। अखबारों ने इसको भी प्रकाशित किया है। तो कहीं ना कहीं जहां सांसों का संकट बढ़ रहा है वहीं कहीं ना कहीं बिजनेस भी बढ़ रहा है एयर प्यूरीफायर के जरिए। वहां नेबुलाइजर की भी जो है वो डिमांड वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जिस आखिरी खबर का हम रुख करना चाहेंगे वो है सोने से जुड़ी हुई। जी हाँ, जनवरी 2025 से लागू की जाएगी नई व्यवस्था जिसमें विदेश से आयात सोने पर भी शुद्धता का निशान होगा। सरकार इस तरीके के निर्देश लाने की पूरी तैयारी के साथ तैयार है कि हर सोने का आयात या खरीद पर हॉल मार्किंग होगी अब जरूरी। तो कृतिका, ये थी अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरें। यदि कम समय में और एक अलग ही अंदाज के साथ हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं जहां आपको बता दें कि लाइट कैमरा इफ्फी, जी हां, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज से हो रहा है आगाज, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका भव्य शुभारंभ आज होने जा रहा है। और इस बार फिल्म महोत्सव में गोवा की फिल्मों का खास पैकेज भी हमें देखने को मिलेगा। इफ्फी की तमाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनसे खास बातचीत की है हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने। क्या कुछ है तैयारियां वहां की, आइए देखते हैं। साल दर साल हम देख रहे हैं कि इफ़ी के आयोजन नए आयाम को छू रहा है। इस बार क्या खास तैयारी है? इस बार कई नई पहले की है, नई शुरुआतें हैं इस बार। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि हर बार इफ़ी इनॉग्रेशन में हम एक फोकस करके काम करते हैं। गोवा सरकार के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा NFDC इस बार भी जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीच क्राफ्ट है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा इनॉग्रेशन में प्रोग्राम्स जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके सिवाय द एंटायर डेकोरेशंस जो हैं विच इज़ ऑल्सो द ESG की तरफ से जो है वो सस्टेनेबल यूज़ करके ही हमने किया है। मुझे लगता है इस बार का अट्रैक्शंस इफ़ी में डिफरेंट है। इफ़ी परेड और इफ़ी एक्स्ट्रावेगेंजा जो लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गोवन फिल्म्स पर खास तौर पर इस बार एक खंड है जिसका शामिल किया गया है इफ़ी में। तो जो आपका लोकल टैलेंट है, लोकल फिल्म्स हैं, उन्हें भी खास तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा इफ़ी 2024 में। NFDC का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस बार भी गोवन ऑलमोस्ट द 14 फिल्म जो स्क्रीन हो रही है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाय द गोवन फिल्म्स। द लोकल टैलेंट इसके लिए तो प्रमोट हो जाता है। तो फिर इफ़ी इतने सालों से करके यहाँ का जो लोकल टैलेंट और ख़ास करके कोंकणी लैंग्वेज वाली फिल्म्स जो प्रमोशन था वो प्रमोशन इस बार की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 14 कर रहे हैं। इसलिए NFDC और एंटायर टीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी का चलिए नया सफर में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कश्मीर के पंपोर में केसर क्रोकस के सुंदर दृश्यों के साथ। आप लीजिए इन दृश्यों का आनंद और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।